हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूके ट्रिपल एस सी व यूकेपीएससी एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट का भाग 3। साथियों, मैं इससे पहले आपको 2 प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे भाइयों कि आप सभी का वीडियो पीडीओ का जो एग्ज़ाम है वह उसको होने में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और अभी जो दोस्तों ये अंतिम समय होता है, इस समय पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाने चाहिए, जिससे हम लोगों को अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी है, किस जगह पर हमें अभी थोड़ी सी और तैयारी करने की ज़रूरत है, कौन सा पक्ष हमारा कमज़ोर रह गया है। इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जान सकते हैं। बाकी दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको एक एग्जाम का माहौल मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन को कट करके एक सही ऑप्शन को चुनना होता है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में भी इस माहौल को फेस करेंगे तो आप लोगों को एक प्रकार का आइडिया यहाँ पर ही लग जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? साथियों, आपने बताना है इन चारों शब्दों में से कौन सा एक शब्द स्थावर का विलोम होगा। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगम दोस्तों स्थावर शब्द का विलोम होगा। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों, मुहावरे लोकोक्तियों से हमारे एग्जाम में हमें प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। आप लोग इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा। आपका 1 नंबर आपको सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ले जा सकता है। बाकी दोस्तों, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ लेना। अगला प्रश्न है, गुड़ा केश का संधि विच्छेद। दोस्तों, आप लोगों ने गुड़ा केश का संधि विच्छेद बताना है। चारों ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप लोग चारों के चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा एक गुड़ा केश का संधि विच्छेद होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुड़ा का धन ईश। यह दोस्तों हमारे गुड़ा केश का संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बड़ा आ और ई के मिल से ए का निर्माण हो रहा है और हमें ए ओ अर किस में देखने के लिए मिलते हैं? गुण संधि में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए गुडाकेश शब्द जो है हमारा, इसमें गुण संधि मौजूद है और गुडा का धन ईश इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब करा गया था? तो वर्ष 1955 में गठित करा गया था। अब दोस्तों बात करी जाए इसके अध्यक्ष की, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, वर्ष 1955 में प्रथम जो राजभाषा आयोग है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बीजी खेर। आप लोगों ने इन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है। दोस्तों, आप लोगों ने बताना है ढूंढाड़ी बोली किस स्थान की है। चारों स्थान दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने हैं और दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों पूर्वी राजस्थान की एक बोली है। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों, आपने बताना है कि चोर शब्द में कौन सी एक संज्ञा मौजूद है। दोस्तों, आपके सामने संज्ञा के 4 भेद दिए हुए हैं। आप लोगों ने बताना है दोस्तों चोर हमारा किस संज्ञा का भेद होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, जो चोर शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द है। यह हमारे चोर, यानी अगर आप बोलते हैं कि चोर, तो चोर से आप लोग दोस्तों सभी चोरों को इंगित करते हैं। सभी चोरों की जाति के बारे में हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दोस्तों, आप लोगों ने बताना है मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1966 में दोस्तों मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द निषीद्ध का पर्यायवाची नहीं होगा? दोस्तों, आप लोगों ने बताना है इन चारों शब्दों में से कौन सा एक शब्द निषीद्ध का पर्यायवाची नहीं है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तम दोस्तों निषीद्ध का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी दोस्तों रात्रि, रजनी और निशा, यह तीनों ही दोस्तों निषीद्ध के पर्यायवाची हैं, जबकि जो दोस्तों तम है वह अंधकार का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दोस्तों, आपने बताना है इन चारों शब्दों में से कैवर्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप दोस्तों केवट होगा। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए दोस्तों, इसमें 4 शब्द आप लोगों को दिए हुए हैं। 3 शब्द दोस्तों इनमें से अशुद्ध हैं और आपने बताना है कौन सा एक शब्द जो है वह हमारा शुद्ध तरीके से लिखा गया है। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अत्यधिक शब्द दोस्तों हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बाकी दोस्तों अधीन की जगह पर यहाँ पर अधीन होगा, व्यवहारिक की जगह यहाँ व्यावहारिक होना चाहिए था, और मिष्ठान की जगह दोस्तों यहाँ पे मिष्टान्न होना चाहिए था। तो हमारा यह तीनों शब्द भी ठीक होते, मगर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। दोस्तों नाग शब्द ऐसा है जो कि तीन, इसमें से जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन चार ऑप्शन में से तीन शब्द का अनेकार्थी नाग है, लेकिन एक शब्द का नहीं है। आप लोगों ने बताना है किस शब्द का अनेकार्थी नाग शब्द नहीं होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों नाग शब्द का अनेकार्थी वाणी शब्द नहीं होगा। बाकी दोस्तों हाथी, सांप और पर्वत तीनों के लिए ही हम लोग नाग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने बताना है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में संयुक्त स्वर नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन सुने होंगे जो कि होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। वैसे दोस्तों हमारे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर भी होते हैं। आप लोगों ने बताना दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों जो बड़ा आ है वह हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। दोस्तों संयुक्त स्वर हमारे ए, आई, ओ, औ होते हैं, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन में दिए गए हैं अनुप्रास अलंकार के 4 भेद। आप सभी जानते होंगे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनमें से 4 भेद हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। आपने बताना दोस्तों इन प्रस्तुत पंक्तियां जो आपको दी गई हैं ऊपर, इसमें से कौन सा अलंकार इसमें मौजूद होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाटानुप्रास अलंकार इसमें मौजूद होगा। दोस्तों जैसी पंक्ति ऊपर लिखी गई है वैसी सेम पंक्ति दोस्तों अगली लाइन में भी अगर आपको देखने के लिए मिले तो वहां पर हमारा लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, कुकुरमुत्ता रचना के रचयिता कौन है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, और जो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन में कवि दिए गए हैं ना, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये चारों ही छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं में से किसी एक की रचना है कुकुरमुत्ता। आप लोगों ने बताना है किसकी रचना होगी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है दोस्तों कुकुरमुत्ता। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे छ, त्र, ज्ञ और श्र हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो छ है इसका क्रम हिंदी की डिक्शनरी जो है, यानी हिंदी जो शब्दकोश है, इसमें इसका क्रम जो है वो किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों क वर्ण के बाद हमारा छ का क्रम आता है। आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बार दोस्तों हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिला है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स को फॉलो करते होंगे तो आपने इस प्रश्न को जरूर इसमें देखा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संयोजक चिन्ह का अन्य नाम क्या होगा। चिन्ह आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया गया है, किस प्रकार का संयोजक चिन्ह होता है। आपने बताना है दोस्तों संयोजक चिन्ह का अन्य नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसी चिन्ह को, जो आपको चिन्ह स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसी चिन्ह को हम लोग योजक चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो 3 इस चिन्ह के नाम हैं, आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग चिन्ह है दोस्तों, इसका जो नाम है वह सामासिक है, तो आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय मौजूद होगा। चारों प्रत्यय दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों सजावट शब्द में आवट प्रत्यय होगा, और सज हमारा एक मूल शब्द होगा जिसके पीछे आवट प्रत्यय लगा होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों हिंदी का अंतिम प्रश्न है ये, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बाकी दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा जाए ऐसे शब्द जो क्रिया व धातु के अंत में लग करके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हुमायूं
किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से हमारा उत्तराखंड प्रारंभ हो रहा है और दोस्तों इससे पहले हमारी हिंदी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। आप लोग मुझे अपने हिंदी के स्कोर और उत्तराखंड के स्कोर, दोनों के स्कोर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है दोस्तों आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। बाकी दोस्तों प्रद्युमन शाह से आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ष 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में दोस्तों गोरखों के साथ लड़ते हुए प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, गुरना माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये प्रसिद्ध एक मंदिर है, आप लोगों ने बताना है गुरना माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों गुरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आप सभी दोस्तों अगर कोई पिथौरागढ़ गया होगा तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों पिथौरागढ़ पहुंचने से कुछ समय पहले ही हमें रास्ते में गुरना माता का मंदिर मिलता है और प्रत्येक गाड़ी यहाँ पर रुकती है। जो भी गाड़ी दोस्तों पिथौरागढ़ जाने वाली होती है प्रत्येक गाड़ी यहाँ पर रुकती है, माता के दर्शन करती है, उसके बाद ही वह गाड़ी आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में गढ़तांगली दर्रा स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है उत्तराखंड के किस एक जिले में गढ़तांगली दर्रा स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। उत्तरकाशी जिले में दोस्तों उत्तराखंड के गढ़तांगली दर्रा स्थित है, आप लोगों ने इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण कब किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण वर्ष 1866 में किया था। अगला प्रश्न है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों इस पुस्तक की जो प्रमुख जो पुस्तक है दोस्तों हमारी, यह CM अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी आप सभी जानते होंगे दोस्तों उत्तराखंड के सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता के रूप में गोलू देवता को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा बार हमें हमारी परीक्षाओं में देखने के लिए प्रश्न मिला है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना वर्ष 1870 में करी गई थी और इसी के एक साल बाद अल्मोड़ा अखबार भी प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित होगी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नरेंद्र नगर में उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है और आप सभी जानते होंगे दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी नरेंद्र नगर ही है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ चरवाहों द्वारा युवाओं को सीख देने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है। दोस्तों भेड़ और चरवाहे जो होते हैं वो नए जो बच्चे आते हैं, जो भेड़ चराने के लिए नए बच्चे आते हैं, उनको सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों भेड़ चरवाहों द्वारा युवाओं को सीख देने हेतु चूरा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंपावत जिले का गठन कब किया गया था। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्ष 1997 में इस जिले का गठन किया गया था, लेकिन दोस्तों डेट भी आप लोगों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए सन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है चंपावत जिले का गठन कब किया गया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिले का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बात करी जाए दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना की तो वर्ष 1916 में दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गई थी। प्रथम अधिवेशन इसका दोस्तों वर्ष 1917 में हुआ था और वर्ष 1926 में दोस्तों कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो दोस्तों कांग्रेस है, इसमें इसका विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह हमारे अल्मोड़ा में 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। इसमें दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे जो पुराना मंदिर है, सबसे जो प्राचीन मंदिर है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महामृत्युंजय मंदिर दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है, आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से लगे भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। 3, 2, 6 या फिर 4। दोस्तों उत्तराखंड की सीमा से भारत के कितने राज्य लगते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तराखंड से भारत के 2 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कई सारे लोग बोलते हैं दोस्तों हरियाणा भी लगता है, लेकिन दोस्तों हरियाणा की सीमा नहीं लगती है उत्तराखंड के साथ, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी व द्यूलगाड़ नदी संगम पर स्थित शहर कौन सा है।
दोस्तों मंदाकिनी और ध्यूलगाड़ जो नदी है इनके संगम पर कौन सा शहर स्थित है आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अगस्त्य मुनि। दोस्तों अगस्त्य मुनि जो शहर है वह मंदाकिनी व ध्यूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है दोस्तों पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, कब करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 मार्च 2006 को दोस्तों पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। दोस्तों 4 जिले आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपने बताना है इन सभी जिलों में से किस में सर्वाधिक गांव हमें देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौड़ी गढ़वाल जिले में दोस्तों हमें सर्वाधिक गांव देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आप लोगों ने बतानी है, इसमें आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, आप लोग कांग्रेस से रिलेट मत करना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई है आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों वर्ष 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तराखंड जो है वह एक विशेष राज्य की श्रेणी में आता है और जिसके कारण से उत्तराखंड को जो भी केंद्र से पैसा मिलता है उसका 90% दोस्तों अनुदान के रूप में प्राप्त होता है और 10% उन्हें टैक्स के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि उन्हें कर्जे के तौर पर दिया जाता है और 90% दोस्तों अनुदान के रूप में इन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं। दोस्तों आप लोगों ने बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने, आपने बताना है दोस्तों नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के निकट स्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति दोस्तों कोल जाति है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है किस एक प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5 किलोग्राम का लगभग सोने का मुखौटा मिला है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलारी गांव चमोली से दोस्तों हमें 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। अगला प्रश्न हमारा, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित कृषि है। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है झूम खेती जो है वो कौन सी जनजाति करती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजी जनजाति के द्वारा दोस्तों झूमिंग कृषि करी जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी एक स्थान पर ये लोग कृषि करते हैं लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों वहाँ की उपजाऊ क्षमता कम होने के बाद उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर के कृषि करने लगते हैं। इस प्रकार की कृषि को हम लोग झूमिंग कृषि या फिर झूम कृषि खेती कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों आप लोगों ने बताना है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा दोस्तों संस्कृत भाषा थी, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था। दोस्तों यानी कि तिलाड़ी रवाई कांड भी इसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मई 1930 को दोस्तों तिलाड़ी रवाई कांड हुआ था और यह हमारा उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मगंगा व बालगंगा दोस्तों भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार। आप लोगों ने इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बार दोस्तों हमारी जनगणना से इस प्रश्न को हमें देखने के लिए मिला है दोस्तों हमारी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। दोस्तों आप लोगों ने बताना है उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RS टोलिया दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, बद्री दत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे थे। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जो BD पांडे जी हैं वो अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने और कब से ये लोग कब तक रहे थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1913 से वर्ष 1918 तक दोस्तों BD पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। वर्ष 1918 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था और इसके बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था दोस्तों BD पांडे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है।
दोस्तों आप सभी जानते होंगे नंदप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और इसी नंदप्रयाग का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नंदप्रयाग का प्राचीन नाम कंडासू था, आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, दरबान सिंह नेगी जी को कौन सा सम्मान प्राप्त है। चारों सम्मान दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, आपने बताना है कि दरबान सिंह नेगी जी को कौन सा एक सम्मान निम्न में से प्राप्त है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दरबान सिंह नेगी जी को दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और दोस्तों आज के हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसका अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 जनवरी 1939 को दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और श्रीदेव सुमन जी के द्वारा मुख्यतः इसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का जितना भी स्कोर आ रहा है, आप लोग मुझे हिंदी का अलग और उत्तराखंड का अलग स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी अगर किसी प्रकार के आपको इस वीडियो में कमी लगी है, या फिर अगर आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इस क्लास को चाहते हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिले, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।